हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं रवि रंजन आप सभी का अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल राज राजेश इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। आज हम लोग राज व्यवस्था के 15 महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो आपको बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, झारखंड एसएससी, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं तमाम जो है जनरल कंपटीशन के एग्जाम में आपको फायदे पहुंचाएंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सके। तो आइए बिना देर किए हुए आज के पहले सवाल को देखते हैं। तो देखिए, आज का पहला सवाल है, देखेंगे। पहला सवाल है, राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र निम्न में से किसे सौंपते हैं? राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ऑप्शन है उपसभापति को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को। तो देखेंगे, सभापति कहने का मतलब हुआ भारत के उपराष्ट्रपति, क्योंकि आप जानते हैं भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति यानी सभापति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। देखेंगे अनुच्छेद, देखेंगे आर्टिकल 67 में, अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति जिसे सभापति कहा जाता है, इनका कार्यकाल का वर्णन आर्टिकल 67 में इसमें कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति अर्थात राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, लेकिन सभापति कभी भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। देखेंगे उपसभापति जो है सभापति को त्यागपत्र देते हैं और उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। देखेंगे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जो है सभापति का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो देखेंगे सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सभापति भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। चलिए आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, भारत में संघीय न्यायालय, देखेंगे भारत में संघीय न्यायालय जिसे फेडरल कोर्ट कहते हैं, की स्थापना पहली बार इस एक्ट के द्वारा किया गया था। देखेंगे भारत में फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय का स्थापना किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 1773 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। किस एक्ट के द्वारा भारत में फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय का स्थापना हुआ था? तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1935। 1935 के एक्ट के द्वारा ही 1937 में फेडरल कोर्ट का स्थापना हुआ था। देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय का स्थापना हुआ था। उच्चतम न्यायालय का स्थापना हुआ था जिसमें न्यायाधीश, देखेंगे 1774 ईस्वी में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना हुआ था, जिसमें 1+3, देखेंगे 1+3 कहने का मतलब हुआ एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, और सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। देखेंगे संघीय न्यायालय 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित हुआ 1937 में, और संघीय न्यायालय को 3 जो है क्षेत्राधिकार दिए गए। एक दिए गए थे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार।
1937 में जो फेडरल कोर्ट का स्थापना हुआ, उसे 3 क्षेत्राधिकार सौंपे गए थे। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। देखेंगे देश के आजादी के बाद 28 जनवरी, देखेंगे 28 जनवरी 1950 में दिल्ली में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ। चलिए देखते हैं ऑप्शन 1833 का अधिनियम। देखेंगे 1833 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखेंगे 1919 का अधिनियम, जिसे मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। देखेंगे 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई और केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना हुई। देखेंगे 1919 के अधिनियम के द्वारा ही केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जिसे ऑर्डिनेंस पावर कहते हैं। देखेंगे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, यानी ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। कब जारी करते हैं? तो देखेंगे भारत के राष्ट्रपति संसद के भी अभिन्न अंग हैं। देखेंगे आर्टिकल 79 में संसद शब्द का वर्णन किया गया है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। देखेंगे जो संसद है इसे लेजिस्लेटिव कहते हैं। देखेंगे संसद को यूनियन लेजिस्लेटिव कहा जाता है। संघीय विधायिका जिसके 3 अंग होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। तो देखेंगे भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति तो है ही, भारत में विधायिका के भी अहम हिस्सा होते हैं। तो देखेंगे जब संसद का कोई भी सदन सत्र में ना हो और उस समय कानून बनाना आवश्यक हो, उस समय भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, जो कि भारत के राष्ट्रपति का विधायी शक्ति है, क्योंकि राष्ट्रपति अध्यादेश के जरिए संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा विधायी शक्ति। देखेंगे आपको अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश अधिकतम कितने दिनों तक रहेगा? तो देखेंगे आप जानते हैं संसद के जो प्रत्येक सदन है उसके 2 बैठक के बीच मैक्सिमम अधिकतम 6 माह गैप हो सकता है। अर्थात संसद जो है 1 वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करेगा। ऐसे सामान्यतः संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र होता है बजट सत्र, जो कि फरवरी से मई तक चलता है। दूसरा होता है मानसून सत्र जो कि जुलाई से सितंबर, और तीसरा होता है शीतकालीन। देखेंगे तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर दिसंबर चलता है। तो देखेंगे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, संसद के पुनः जो है जब कार्यवाही शुरू होता है, तो कार्यवाही शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर संसद के दोनों सदन से पारित होना अनिवार्य है, अन्यथा राष्ट्रपति के द्वारा पारित किए जाने वाला अध्यादेश समाप्त हो जाता है। देखेंगे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति सबसे पहले कब प्राप्त हुई? तो देखेंगे 1861 के अधिनियम के द्वारा 1861 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल, उस समय वायस राय कहा जाता था, वायस राय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुआ। देखेंगे आपसे पूछा जाएगा राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं किस आर्टिकल के तहत? तो देखेंगे राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत जो है अध्यादेश जारी करते हैं। देखेंगे न्यायिक शक्ति का वर्णन आर्टिकल 72 में है, जिसे क्षमादान कहा जाता है।
भारत के राष्ट्रपति के न्यायिक शक्ति का वर्णन आर्टिकल 72 में है। देखेंगे कार्यपालिका शक्ति, देखेंगे आर्टिकल 53 में कहा गया है कि देश के समस्त कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होगा। देखेंगे आर्टिकल 53 में कहा गया है कि देश के समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, जिसे राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संचालित करेंगे। इसी के लिए भारत के राष्ट्रपति मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, मंत्री परिषद का नियुक्ति करते हैं, जिसके हेड भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जिसका वर्णन आर्टिकल 75 में है। देखेंगे व्यक्तिगत अधिकार या स्वविवेक का अधिकार कहिए तो भारत के संविधान में उन परिस्थितियों का भी कल्पना किया गया है जब भारत के राष्ट्रपति स्वयं अपने विवेक से निर्णय लेते हैं। जैसे भारत में त्रिशंकु सरकार बनता है, चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री बना देते हैं जिनमें उनका विश्वास हो, जो विश्वास मत हासिल कर सकता है। उसके बाद अल्पमत में आई सरकार के बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। संसद के द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भी लौटाते हैं। वह राष्ट्रपति का व्यक्तिगत अधिकार माने या स्वविवेक का अधिकार माने। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे अगला सवाल है फंडामेंटल राइट, जिसे मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार के संबंध में उच्च न्यायालय को कौन सी अधिकारिता प्राप्त है? देखेंगे फंडामेंटल राइट के संदर्भ में पूछा जा रहा है, मूल अधिकार के संबंध में उच्च न्यायालय को कौन सी अधिकारिता प्राप्त है? ऑप्शन है प्रारंभिक अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, परामर्शदात्री अधिकारिता और सभी। जल्दी से आप लोग भी कमेंट बताएंगे फंडामेंटल राइट के संदर्भ में उच्च न्यायालय को कौन सी अधिकारिता प्राप्त है। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक अधिकारिता। देखेंगे जब किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह आर्टिकल 226 अर्थात 226 के तहत डायरेक्ट उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, जिसे उच्च न्यायालय के प्रारंभिक अधिकारिता कहते हैं। और मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, वह सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक अधिकारिता होता है। देखेंगे उच्च न्यायालय को परामर्श देने की शक्ति नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकार है। देखेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो देखेंगे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में अपीलीय क्षेत्राधिकार है, वह अपील को सुन सकता है, देख सकता है मैटर को। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे अगला सवाल है वित्त विधेयक सदन में पेश किए जाने के कितने दिनों के अंदर पारित होना चाहिए? वित्त विधेयक जिसे फिनांस बिल कहते हैं, वित्त विधेयक सदन में प्रस्तुत किए जाने के कितने दिनों के अंदर पारित होना अनिवार्य है? ऑप्शन है 60 दिनों के अंदर, 75 दिनों के अंदर, 90 दिनों के अंदर, 6 महीने के अंदर। देखेंगे वित्त विधेयक, देखेंगे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिनांस बिल के विषय में। वित्त विधेयक संसद के किस सदन में पहली बार प्रस्तुत किया जाता है? तो देखेंगे वित्त विधेयक संसद में सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और वित्त विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही, वित्त विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही लोकसभा में पेश किए जाते हैं। लोकसभा से पारित होने के बाद वो राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो देखेंगे वित्त विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाने के 75 दिनों के अंदर संसद के दोनों सदन से पारित होना अनिवार्य है, अन्यथा राष्ट्रपति उसे अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 75 दिन, 75 दिनों के अंदर पारित होना अनिवार्य है। देखेंगे अगर धन विधेयक रहता तो धन विधेयक भी लोकसभा में प्रस्तुत होता है और धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद जब राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा से उसे 14 दिन के अंदर पारित होना अनिवार्य है, अन्यथा वह दोनों सदन से पारित मान लिया जाएगा। देखेंगे साधारण विधेयक के विषय पूछता है। साधारण विधेयक अगर पूछेगा
तो साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और एक सदन से पारित होने के 6 माह के अंदर दोनों सदन से पारित होना अनिवार्य है, अन्यथा उस पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। और संविधान संशोधन बिल संसद के किसी भी सदन में पहली बार प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो देखेंगे बीट विधेयक 75 दिनों के अंदर उसे पारित होना अनिवार्य है। आइए आज के छठे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे छठा नंबर सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र निम्न में किसे सौंपता है? ऑप्शन है राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति। तो आप जल्दी से आंसर बताएंगे सर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो देखेंगे आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। देखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष होता है, लेकिन कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कभी भी भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। आज का अगला सवाल है, निम्न में से किस अनुच्छेद में समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 18। देखेंगे जो है समाज के कमजोर वर्ग के लिए संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद उत्तरदायी है और इसका वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आप लोग जल्दी से बताएंगे और आप लोग जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यह जो हम लोग 15 क्वेश्चन जो आज डिस्कशन कर रहे हैं, आपको बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, उत्तर प्रदेश पुलिस और झारखंड एसएससी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15। देखेंगे अनुच्छेद 15 में जो है अभी जो है 6 खंड है, जिसमें कहा गया है जाति, धर्म, लिंग, निवास इत्यादि के आधार पर जो है राज्य भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में भी बोला गया है सार्वजनिक स्तर पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 15 का 3 कहा गया है राज्य चाहे तो स्त्री और पुरुष के लिए, स्त्री और बच्चों के लिए, आर्टिकल 15 का 3 जो है स्त्री और बच्चों के लिए राज्य विशेष प्रावधान करेगा, इसका वर्णन किया गया है। देखेंगे आर्टिकल 15 का 4, देखेंगे आर्टिकल 15 का 4 जो है इससे 1951 में जोड़ा गया, जिसमें सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं उन्हें कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में नामांकन का प्रावधान है, उन्हें आरक्षण देने का बात कहा गया है। देखेंगे 15 का 5 जो है 2005 में जोड़ा गया। इसके तहत जो है उच्च शिक्षण संस्थान, तकनीकी शिक्षण संस्थान जैसे IIT, IIM, एम्स इत्यादि शिक्षण संस्थानों में जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और देखेंगे आर्टिकल 15 का 6, इसे 124वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि समान वर्ग के वे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, यानी EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो सामाजिक और शैक्षणिक पहले से था, जो समान वर्ग के लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में नामांकन में 10% आरक्षण दिए जाएंगे। देखेंगे अनुच्छेद 14 में 2 बातें कहा गया है, विधि के समक्ष समानता, जो कि यूके से लिया गया है, और विधि के समक्ष संरक्षण, जो कि USA से लिया गया है। देखेंगे अनुच्छेद 17 छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत का वर्णन करता है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत यानी टाइटल को समाप्त करने की बात करता है। जो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले राय बहादुर, बादशाह, सुल्तान, एकराट, ऐसे जो
उपाधि धारण किए जाते थे उनको समाप्त करने की बात करता है आर्टिकल 18। उपाधियों का अंत देखेंगे अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। आज अगला सवाल है नए राज्य के गठन की शक्ति निम्न में से किसमें निहित है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, राज्य पुनर्गठन आयोग, संसद। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। नए राज्यों के गठन के संबंध में शक्ति किसके पास है? जल्दी से आप बता देंगे। जल्दी से आंसर बताएंगे नए राज्यों के गठन का अधिकार किसे है? तो देखेंगे आंसर हो जाएगा संसद। संसद देखेंगे आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्यों का गठन जो है संसद के द्वारा किया जाएगा, लेकिन उससे संबंधित प्रस्ताव राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से संसद में पेश किया जाएगा। नए राज्यों का गठन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 2 में कहा गया है और जो है संसद में वह विधेयक प्रस्तुत होगा और संसद साधारण विधेयक से उसे पारित करेगा, लेकिन नए राज्यों के गठन से संबंधित प्रस्ताव राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किया जाएगा। देखेंगे अनुच्छेद 3 जो है राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों के सीमा में परिवर्तन, नामों परिवर्तन करने का अधिकार भी संसद को है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। संसद के किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं और पारित होने के बाद मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, कोई नहीं। आप लोग बताएंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं? तो देखेंगे आंसर हो जाएगा लोकसभा। देखेंगे कभी भी अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। देखेंगे इसका वर्णन स्पष्ट रूप से किसी भी आर्टिकल में नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, अविश्वास प्रस्ताव का वर्णन स्पष्ट रूप से किसी भी आर्टिकल में नहीं है। अनुच्छेद 118 आर्टिकल 118, ठीक है, अनुच्छेद 118 में कहा गया है कि संसद का प्रत्येक सदन अपने कार्यवाही को संचालन करने के लिए नियम बना सकता है और उसी नियम 198 के तहत सरकार के ऊपर, मंत्रिपरिषद के ऊपर जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। देखेंगे अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के 50 सदस्यों का हस्ताक्षर युक्त सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को दिए जाते हैं और स्वीकृति के 10 दिनों के अंदर संसद में उस पर बहस किए जाते हैं और मतदान किए जाते हैं। सरकार के खिलाफ बहुमत जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना होता है। देखेंगे भारत में सबसे पहले 1963 में अविश्वास प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। भारत में सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऊपर जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जो कि पारित नहीं हुआ था, जेबी कृपलानी के द्वारा लाया गया था। उसके बाद देखेंगे पहली बार 1978 में ही जो है मोरारजी देसाई जो है विश्वास मत पर जो है चर्चा होने के पहले ही त्यागपत्र दे दिए थे और मोरारजी देसाई देश के प्रथम जो है गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र जो थे जो विश्वास मत हासिल नहीं करने के कारण जो है उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। और देखेंगे अभी तक लास्ट 2023 में मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो है 28वां अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी तक भारत में कितने बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं? तो 28 बार। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आया था जो कि पारित नहीं हो सका था। तो आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा। अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले और बाद में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आता है और उसे लाने के लिए विपक्ष के सदस्यों के 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। नियम
198 के तहत ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में लाए जाते हैं। अभी तक 28 बार आया है और सबसे पहले 1963 में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आया था। चलिए आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे निम्न में किसे भारत में मोबाइल कोड का मानस पुत्र की संज्ञा प्रदान की गई है? केजी बालाकृष्णन, पीएन भगवती, एपीजे अब्दुल कलाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखेंगे मोबाइल कोड का मानस पुत्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। देखेंगे मोबाइल कोड जिसे चलंत न्यायालय कहा जाता है, तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि न्याय व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए मोबाइल कोर्ट का स्थापना किया जाए, जो गांव में जा जाकर लोगों का न्याय प्रदान कर दे। तो देखेंगे भारत में सबसे पहले जो है मोबाइल कोर्ट का स्थापना जो है 2007 में हरियाणा में हुआ था। हरियाणा। देखेंगे मोबाइल कोर्ट के जो है जनक कहिए या मानस पुत्र जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ही थे। पीएन भगवती। देखेंगे पीआईएल जिसे जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका जो है पीएन भगवती के ही सिफारिश पर जो है भारत में पीआईएल जनहित याचिका शुरुआत हुआ था। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, देखेंगे अगला सवाल है, देखेंगे निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई? देखेंगे यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार, अरे ऐसे तो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? देखेंगे कोलकाता अधिवेशन 1906, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931 और मद्रास अधिवेशन 1927। तो आप लोग भी बताएंगे जल्दी से, भारत में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो देखेंगे आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार की पहली बार जो है कांग्रेस के द्वारा किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। देखेंगे कोलकाता अधिवेशन 1906, इसमें पहली बार स्वराज शब्द, जिसकी अध्यक्षता देखेंगे 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द की जो है चर्चा हुई थी। देखेंगे लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। और इसी अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था और झंडा फहराया गया था। तब से हम लोग प्रतिवर्ष झंडा फहराते रहे। देखेंगे ऑप्शन में है मद्रास अधिवेशन। देखेंगे एम ए अंसारी के द्वारा किया गया था, डॉक्टर एम ए अंसारी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था मद्रास अधिवेशन। इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया था। पूर्ण स्वाधीनता। तो आइए आज के 12 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 12 नंबर सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है? कार्यवाहक। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 66। तो देखेंगे किस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 65। देखेंगे अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाता है, भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं, या राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हटा दिया जाता है, उस स्थिति में भारत के उपराष्ट्रपति 6 मंथ तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। देखेंगे अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का जिक्र किया गया है, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। देखेंगे अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। पदेन सभापति होंगे, इसका जिक्र अनुच्छेद 64 में किया गया है। देखेंगे अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के नियुक्ति
उपराष्ट्रपति के विषय में यानी नियुक्ति निर्वाचन के विषय में जिक्र किया गया है। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। 13 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 13 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्त्रियों को प्रसूति अवकाश प्रसूति सहायता का उपबंध करता है? ऑप्शन है 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा? देखेंगे इसका आंसर होगा अनुच्छेद 42। देखेंगे अनुच्छेद 42 में राज्य को निर्देश देता है कि अनुच्छेद 42 में राज्य को निर्देश देता है कि राज्य महिलाओं को न्यायोचित एवं मानवोचित दशा उपलब्ध कराएगा, साथ ही साथ प्रसूति अवकाश उन्हें उपलब्ध कराएगा। देखेंगे वर्ष 2017 में मातृत्व हित अधिनियम के द्वारा मातृत्व हित अधिनियम 1961 में संशोधन करते हुए सरकार ने मातृत्व हित अवकाश यानी प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया। देखेंगे वर्तमान में महिलाओं को 26 सप्ताह तक प्रसूति अवकाश मिलता है, जो कि सवैतनिक है, यानी इस दौरान महिलाएं घर पर रहते हुए भी वेतन प्राप्त करेगी। यह जो है आर्टिकल 42 में वर्णन है। और साथ ही साथ देखेंगे कहा गया है कि यह अवकाश सिर्फ 2 बच्चों तक ही सीमित है। और यह भी कहा गया है सरोगेसी के द्वारा जो बच्चे प्राप्त करेंगे, जो सरोगेट मदर होगी जिसके कोख में बच्चा पलेगा, उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। और देखेंगे इसी आर्टिकल में कहा गया है कि जहां पर 20 से ज्यादा महिला 20 या 20 से ज्यादा करती है, जब महिलाएं दोबारा कार्य पर लौटेगी वहां पर शिशु गृह होगा, जहां पर महिलाएं अपने बच्चे को स्तनपान करा सके, इसके व्यवस्था होगा। देखेंगे अनुच्छेद 41, यहां पर जो है मनरेगा के तहत रोजगार पाने का जो है अधिकार दिया गया, यानी अनुच्छेद 41 जो है वृद्धा पेंशन की बात करता है, रोजगार की बात करता है, शिक्षा की बात करता है। इसी के तहत जो है लोग मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करते हैं। देखेंगे आर्टिकल 43 लघु एवं कुटीर उद्योगों के संरक्षण की बात करता है। और देखेंगे 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में आर्टिकल 43 का बी जोड़ा गया, जिसमें जो है सहकारिता समिति के गठन और उसके स्वतंत्र संचालन का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 44 देखेंगे अभी चर्चा में है, VBI है, आर्टिकल 44 VBI है, जिसमें यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता का वर्णन आर्टिकल 44 में किया गया है। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का 14 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? HD देवगौड़ा, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, VP सिंह। तो देखेंगे आंसर होगा मोरारजी देसाई। देखेंगे मोरारजी देसाई भारत में 1978 में PM बने थे, जो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। और सबसे ज्यादा समय में यदि सबसे वृद्ध सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। आइए आज का अंतिम सवाल को देखते हैं, 15 नंबर सवाल को देखते हैं। नीति आयोग में वर्तमान में पदेन सदस्यों की संख्या कितनी है? नीति आयोग में वर्तमान में पदेन सदस्यों की संख्या कितना है? 4, 5, 9, 11। तो देखेंगे नीति आयोग में पदेन सदस्यों की संख्या 5 है। देखेंगे नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ था। नीति आयोग योजना आयोग के बदले में नीति आयोग का गठन किया गया था। देखेंगे नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नीति आयोग जो है एक
गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग का स्थापना योजना आयोग के बदले में किया गया, यानी योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग का गठन किया गया। देखेंगे नीति आयोग के प्रदेश अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग जो है राज व्यवस्था के 15 महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन किए। फिर अगले क्लास में, अगले वीडियो में फिर हम लोग जो है महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आते हैं। तब तक के लिए आज इतना ही, धन्यवाद।